यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस गामा पैरेलल इज इक्वल टू टाउ पैरेलल इनटू यहाँ पे क्या फैक्टर आ गया, cos थीटा टी डिवाइड बाई cos थीटा आई। ये फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ जो कि याद करने लायक। और नेक्स्ट जो है हम लोग का जो गामा पैरेलल, जो गामा होता है एक्चुअली में वो ईटा 2 माइनस ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 2 प्लस ईटा 1। तो यहाँ पे गामा 2 के साथ जो है जो कि मीडियम 2 है तो उसमें cos थीटा टी जुड़ गया। तो अब गामा पैरेलल जो आया है वो ईटा 2 cos थीटा टी माइनस गामा 1 cos थीटा आई डिवाइड बाई गामा 2 ईटा 2 cos थीटा टी प्लस ईटा 1 cos थीटा आई। तो ये cos वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये चीज हमने देखा था और यहाँ तक हम लोग क्लियर है। अगर आप थीटा आई इज इक्वल टू थीटा टी पुट करोगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करोगे, डेट मीन से नॉर्मल इंसिडेंट हो जाएगा, नॉर्मल इंसिडेंट। ठीक है, अगर आप थीटा आई इज इक्वल टू थीटा टी या फिर इज इक्वल टू थीटा आर, ठीक है, थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर तो हमेशा रहेगा, इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर दोगे, डेट मीन से नॉर्मल इंसिडेंस हो जाएगा। तो नॉर्मल इंसिडेंस में cos 0 डिग्री इज नथिंग बट 1, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो ईटा 2 माइनस ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 2 प्लस ईटा 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला तो सही है। अब देखते हैं, यहाँ भी cos का डिवीजन हुआ है तो यहाँ भी cos थीटा cos 0 डिग्री 1 होता है, तो यहाँ cos थीटा टी डिवाइड बाई cos थीटा आई। तो 1 प्लस गामा पैरेलल इज इक्वल टू टाउ पैरेलल, मतलब 1 प्लस गामा इज इक्वल टू टाउ हो जाएगा। तो दोनों ही केस में फॉर्मूला सही है। अब इसमें थोड़ा सा मैं अलग लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पैरेलल या फिर पी पोलराइज्ड वेव। ठीक, अब देखिए, अब ऐसा कंडीशन हमको देखना है कि रिफ्लेक्शन क्या हो, देयर इज नो रिफ्लेक्शन। नो रिफ्लेक्शन वाला केस कब होगा, मतलब जो ई आर है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका रिफ्लेक्शन ही ना हो, हम लोग ऐसा कंडीशन देख रहे हैं जिसमें रिफ्लेक्शन ही ना हो। ठीक है, देयर इज नो रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो वो वाला जो कंडीशन क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, ई आर इज इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं ई आर डिवाइड बाई ई आई दैट इज नथिंग बट गामा इज इक्वल टू क्या होता है, ईटा 2 cos थीटा आई माइनस ईटा 1 cos थीटा टी डिवाइड बाई ईटा 2 cos थीटा आई प्लस ईटा 1 cos थीटा टी। ठीक है, इसको 0 करके देखते हैं। तो यहां से आ गया, इसको 0 करके देखिए तो ऊपर वाला फैक्टर पूरा 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। ठीक है, तो यहां से आ गया ईटा 2 cos थीटा 1 इज इक्वल टू ईटा 1 आई इज इक्वल टू ईटा 1 cos थीटा टी। ठीक है, ईटा 2 cos थीटा आई, ईटा 2 cos थीटा आई इज इक्वल टू ईटा 1 cos थीटा टी। तो ऐसा एंगल जिसमें रिफ्लेक्शन 0 हो जाए तो उस एंगल को बोलते हैं थीटा बी। तो ऐसा एंगल को बोलेंगे थीटा बी। और बी जो है ब्रेविस्टर एंगल, बी जो है पी आर ई ब्रेविस्टर एंगल। तो ऐसा एंगल में अगर आपका इंसिडेंस हो जिसमें आपका रिफ्लेक्शन ना हो, ऐसा किसी एंगल पे आपका वेव टकरा रहा है जिसमें रिफ्लेक्शन ना हो, तो ऐसे एंगल को बोलते हैं ब्रेविस्टर एंगल। तो यहां से आ गया ईटा 2 cos थीटा बी इज इक्वल टू ईटा 1 cos थीटा टी। क्लियर है यहां तक? तो यहां से आ गया ईटा बी इज इक्वल टू ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 2 cos थीटा टी इंटू cos इनवर्स। तो ये जो एंगल होगा थीटा बी, इस एंगल से यदि आपका वेव स्ट्राइक करता है ऑन द इंटरफेस तो इस एंगल पे आपका कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे एंगल को बोलते हैं हम लोग थीटा बी, ब्रेविस्टर एंगल, जिस एंगल पे आपका नो रिफ्लेक्शन हो। ठीक, तो और उसमें क्या हम लोग बोलते क्रिटिकल एंगल बोलते थे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं।
तो ये ईटा टू बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, ईटा टू कॉस स्क्वायर थीटा बी इज इक्वल टू ईटा वन कॉस स्क्वायर थीटा टी। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बी इज इक्वल टू ईटा वन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टी। ठीक है, आप सभी जानते हो कि ईटा वन क्या होता है, ईटा वन इज नथिंग बट रूट ओवर म्यू नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन वन। ठीक है, और ईटा टू क्या होगा, रूट ओवर म्यू नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पे मैंने बहुत जगह एप्सिलॉन आर की वैल्यू वन कर दी है, इसलिए मैं म्यू नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन टू और एप्सिलॉन वन कर रहा हूँ, क्योंकि अपना डायलेक्ट्रिक में एप्सिलॉन म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, मिनिमम परमेबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया। इसको बोथ साइड रख के देखिए क्या होता है। तो क्या होगा बताओ, अगर मैं इसको रखूं तो रूट ओवर म्यू नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन वन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टी। म्यू नॉट कैंसिल हो गया। अच्छा, दूसरी बात जो है आपका थीटा टी और थीटा आई के बीच क्या रिलेशन होगा, तो आप लोग जानते हो कि स्नेल्स लॉ लगा अप्लाई करते हैं। तो स्नेल्स लॉ, स्नेल मान लीजिए ये थीटा बी है और ये रिफ्रैक्ट होके ये एंगल हो गया थीटा टी, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई कीजिए। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रूट ओवर एप्सिलॉन वन साइन थीटा बी इज इक्वल टू रूट ओवर एप्सिलॉन टू साइन थीटा टी। ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से आ गया साइन थीटा टी इन टर्म्स ऑफ दी साइन थीटा बी रूट ओवर एप्सिलॉन वन डिवाइड बाई रूट ओवर एप्सिलॉन टू इंटू साइन थीटा बी। तो ये भी वैल्यू पुट करिए, जब ये आप पुट करोगे इस इक्वेशन को आप यहाँ पे पुट करोगे साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बी में आप पुट करेंगे, तो आपका पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ थीटा बी आ जाएगा। थीटा टी इन टर्म्स ऑफ थीटा बी पुट कीजिए तो पूरा का पूरा इक्वेशन क्या जाएगा, थीटा बी में आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल जब आप पुट करोगे तो ये आएगा आपका साइन थीटा बी इज इक्वल टू रूट ओवर, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ये आएगा आपका रूट और एप्सिलॉन टू डिवाइड बाई एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू, ये आएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको tan थीटा के फॉर्म में लिखें, साइन थीटा हमको पता है, tan थीटा के फॉर्म में लिखें तो tan थीटा भी आ जाएगा आपका रूट ओवर एप्सिलॉन टू डिवाइड बाई एप्सिलॉन वन, या फिर रूट ओवर एप्सिलॉन टू डिवाइड बाई एप्सिलॉन वन। ये आ गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन, साइन थीटा बी इज इक्वल टू रूट ओवर एप्सिलॉन टू डिवाइड बाई एप्सिलॉन वन। क्लियर है, साइन थीटा से tan थीटा निकाल लोगे ना। यस सर। ठीक है, दिख भी रहा है आपको, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन दी हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे से बेस निकाल लीजिए, तो बेस आपका रूट ओवर एप्सिलॉन वन आ जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन डिवाइड बाई बेस दैट इज टेन थीटा भी आ जाएगा। तो करना क्या है आपने, आपको ये एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा, एक तो आपने क्या किया, जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको जीरो कर दिया, तो ऊपर का टर्म क्या हो गया, जीरो आएगा। तो ऊपर के टर्म में क्या है, तो थीटा आई, जो थीटा आई क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें आपका ई आर जीरो हो जाएगा, दैट एंगल विल बी ब्रेवेस्टर एंगल थीटा बी। यहाँ पे थीटा भी पुट किया, थीटा टी को इन टर्म्स ऑफ थीटा बी निकाला यूजिंग दी स्नेल्स लॉ। ईटा वन और ईटा टू आपको पता है, वो दोनों को पुट किया, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा, फाइनल एक्सप्रेशन आएगा टेन थीटा बी इज इक्वल टू रूट ओवर एप्सिलॉन टू डिवाइड बाई एप्सिलॉन वन। क्लियर है, तो ये हो गया आपका फ्लूइड पार्ट फॉर दी पी पोलराइज्ड वेव। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, एज पोलराइज्ड, या फिर हॉरिजॉन्टल
ठीक है। तो एज पोलराइज्ड में आपको बताया था कि ऐसा समझिए कि कोई आपके स्क्रीन से कोई सांप जैसा निकल रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या होगा आपका, जैसे मान लीजिए ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है। यहाँ पे ईटा 1 हो गया या ईटा 2। ठीक है, और ये हो गया प्रोपोगेशन डायरेक्शन। प्रोपोगेशन डायरेक्शन हो गया, ठीक है, दैट इज के आई। रिफ्लेक्ट होके जा रहा है आपका के एफ या के आर। ठीक है, और जो ट्रांसमिशन हो रहा है दैट इज के टी। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन फॉर द इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन विद द एंगल थीटा आई, थीटा टी एंड विद द एंगल, यहाँ पे थीटा आर होगा, यहाँ पे थीटा टी। थीटा इज इक्वल टू थीटा आर दिखना चाहिए आपके डायग्राम में, ऐसा बनना चाहिए कि थीटा इज इक्वल टू थीटा आर दिखना चाहिए, जो कि मेन रूल है रिफ्लेक्शन का। ठीक है, थीटा टी कुछ कुछ एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगा, चाहे वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल है या फिर आउट आउट ऑफ द नॉर्मल है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए मेरा एक वेव है वो कुछ इस तरीके से है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट प्लेन। इंसिडेंट प्लेन वो होता है, आपको बताया था, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन रहे, प्रोपोगेशन डायरेक्शन रहे। जो प्लेन है, स्क्रीन का जो प्लेन है वो इंसिडेंट प्लेन है। तो इंसिडेंट प्लेन के जो परपेंडिकुलर है वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आपके आउटर, मतलब आपकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ठीक है, ऐसा समझिए कि कुछ सांप की तरह से, इसलिए मैं इसको एस पोलराइज्ड बोला था। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में है, तो आप क्या करेंगे, ई क्रॉस एच इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, या फिर एच का डायरेक्शन निकालना है तो क्या करना होगा, क्या होता है बताइए, ई एच एंड के। ठीक है, एक्स वाई जेड। तो अगर एच क्रॉस के करोगे, नहीं के क्रॉस ई करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, एच मिल जाएगा। तो के क्रॉस ई नथिंग बट एच का डायरेक्शन। ठीक है, तो के आपको पता है, तो के से आप ई की तरफ अपने हाथ को घुमाएंगे, जो कि स्क्रीन के बाहर है ई का डायरेक्शन, तो आपको एच का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो डेट इज इंसिडेंट वेव एच आई। तो इसको एच आई लिख रहा हूँ, इसको ए लिख रहा हूँ, तो ये हो गया आपका इंसिडेंट। फिर रिफ्लेक्शन होगा तो आप जानते हो रिफ्लेक्शन होगा, तो ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में हम लोग, ये ट्रांसमिशन हो गया। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी सेम रहेगा, प्रोपोगेशन डायरेक्शन भी सेम रहेगा, तो ये सेम है। ये एच एफ हो गया आपका, ये हो गया आपका ई ट्रांसमिशन, ये एच टी एच ट्रांसमिटेड, और ये हो गया के एफ का डायरेक्शन। ठीक है, के टी का डायरेक्शन यहाँ पे फॉरवर्ड या फिर ट्रांसमिटेड। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा, ये ई आर हो गया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया एच आर, और रिफ्लेक्टेड का डायरेक्शन के आर हो गया। तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग, कंपोनेंट्स निकालेंगे और इक्वल करेंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट्स निकालते हैं। तो फॉर द इंसिडेंट्स, तो ये आपका वेव है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। एच एफ को देख लेते हैं, तो एच एफ इस तरफ है, तो मैंने आपको बताया था कि ये इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला रेड लाइन इस रेड लाइन के परपेंडिकुलर है।
तो मैं इस डैश डैश के लाइन के परपेंडिकुलर निकाल कर देखता हूँ। तो इस डैश डैश के लाइन का जो परपेंडिकुलर हो कुछ इस तरीके से होगा। अगर इनके बीच में एंगल थीटा आई है तो इनके बीच एंगल भी क्या होगा, थीटा आई होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेट बाय 90 डिग्री कर रहे हैं, अपने जो कोन को रोटेट बाय 90 डिग्री कर रहे हैं। ये आपको मैंने कल बताया। तो अगर आप देखें एच एफ, अगर मैं इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, इस डायरेक्शन को जेड एक्सिस ले रहा हूँ, तो आप क्या देख रहे हो, एच एफ इधर जा रहा है, डेट इज एच एफ कॉस थीटा आई, और इधर जो जा रहा है वो एच एफ, एच आई, सॉरी एच एफ गलत बोल रहा हूँ मैं, एच आई, एच इंसिडेंट कॉस साइन थीटा आई। तो ये तो आपका पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, तो ए जेड हो गया, और ये जो है आपका निगेटिव एक्स डायरेक्शन है, तो माइनस ए एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो हो गया इसकी बात, इंसिडेंस की बात। रिफ्लेक्शन की बात देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से हो रहा है, दैट इज एंगल थीटा आर, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एच एफ है, ठीक है। तो अगर इसके परपेंडिकुलर कर दीजिए तो ये कुछ इस तरीके से होगा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा आर होगा। तो ऊपर जो जा रहा है एच एफ कॉस थीटा आर, और इधर जो जा रहा है वो एच एफ साइन थीटा आर, दोनों दोनों पॉजिटिव जेड और एक्स डायरेक्शन में। तो ये हो गया। फिर बात करें आपका ट्रांसमिशन का, तो ट्रांसमिशन का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, एच टी, और ये हो गया आपका, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है, थीटा टी है, और इसके हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं, ये वाला परपेंडिकुलर, ये भी क्या होगा, थीटा टी होगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है। तो ये हो गया आपका, इधर जो गया है एच टी कॉस थीटा टी नीचे की तरफ, और इधर जो जा रहा है एच टी साइन थीटा टी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। ठीक है। तो इस पर हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन क्या कहता है, बाउंड्री कंडीशन क्या कहता है बताइए। या बाउंड्री कंडीशन से पहले पहले तो अपन इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। तो इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डेट इज एच आई ई आई जीरो। तो आप इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, ये कुछ इस तरीके से, जो कि आपका पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, यदि एक्स क्रॉस जेड क्रॉस एक्स करोगे, जेड क्रॉस एक्स करोगे तो ये वाई मिलेगा, तो पॉजिटिव है वाई में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट क्या है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, ठीक है। और जो बीटा का, जो बीटा के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो देख लेते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे के आई है, ठीक है। तो इसका भी फैक्टर जो बनेगा, डेट इज, ये आपका फैक्टर देखें कि केवल के आई का फैक्टर देख रहा हूं मैं, तो ये के आई है, कल भी हमने निकाला था, तो मैं इसको दोबारा नहीं निकाल रहा, एक ठोस बता देता हूँ। तो अगर ये थीटा आई है, ठीक है, तो ये भी थीटा आई होगा। तो जो के आई के कंपोनेंट्स होंगे दोनों पॉजिटिव होंगे। तो के आई जो चेंज हो रहा है, प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन कहाँ हो रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में विद द एंगल साइन थीटा आई, एंड विद द जेड डायरेक्शन में जेड कॉस थीटा आई। तो ये प्रोपोगेशन है, एक्स डायरेक्शन में एक्स थीटा आई, और एक्स थीटा आई के फैक्टर से चेंज होगा, और यहाँ पे जेड कॉस थीटा आई। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट ई आई जीरो ई रेस्ट पर माइनस जे बीटा एक्स साइन थीटा आई प्लस जेड कॉस थीटा आई, और जो आपका कंपोनेंट है वो ए वाई डायरेक्शन में। तो ये हो गया आपका इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन फॉर द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखें, तो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में भी है और जेड डायरेक्शन में भी है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था एच आई के केस में, दैट इज एच आई, दैट इज नथिंग बट ए आई जीरो डिवाइड बाई ईटा वन, ठीक है। आप क्या देख रहे हो, एच आई का कंपोनेंट्स क्या है, एक तो माइनस, ये देखिए एच आई का माइनस ए एक्स वाला है, और प्लस ए जेड वाला है। तो इसको लिख लेते हैं। तो ये आ गया माइनस कॉस थीटा आई ए एक्स प्लस साइन थीटा आई ए जेड, ठीक है। e टू द पावर वही वाला चीज आएगा, जे बीटा वन मीडियम वन में है, तो साइन थीटा आई प्लस जेड कॉस थीटा आई। ये हो गया इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड। रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें,
तो रिफ्लेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ER0, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ बीटा को मैं निकाल चुका हूँ, फॉर द पी पोलराइज्ड में तो मैं नहीं निकाल रहा हूँ, जो बीटा बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो रिफ्लेक्टेड प्रोपगेशन जो होगा, ठीक है, पॉजिटिव एक्स में एक्स साइन थीटा आर, इन जेड निगेटिव कॉस, निगेटिव जेड में तो कॉस थीटा आर, डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट जे वाई। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका, दैट इज ER0 डिवाइड बाई 𝜼1, ठीक है। तो आप क्या देख रहे थे जब हम लोग निकाले थे रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का? देखिए पॉजिटिव कंपोनेंट था, दोनों पॉजिटिव कंपोनेंट था, तो फॉरवर्ड हो गया। तो रिफ्लेक्शन का निकाला था, हाँ रिफ्लेक्शन का ही है, ये HF लिख दिया हूँ, ये HR हो गया, ये HR हो गया, HR हो गया। तो आप क्या देख रहे हो, दोनों पॉजिटिव, और ST में साइन थीटा कंपोनेंट पॉजिटिव हो, कॉस थीटा कंपोनेंट निगेटिव, तो उसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। HR इज इक्वल टू, ये हो गया कॉस थीटा R AX प्लस साइन थीटा R AR AZ इंटू इस बार माइनस J बीटा 1 X साइन थीटा माइनस Z कॉस थीटा, ठीक है, थीटा R। हाँ हाँ, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आप लोग, आप मेरे ख्याल से अब निकाल लोगे इस चीज को, तो इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ET0 डिवाइड बाई 𝜼2 माइनस कॉस थीटा, जेड डायरेक्शन में था, सॉरी एक्स में था, साइन थीटा टी AZ e⁻ माइनस J β2 मीडियम 2 है फॉर द ट्रांसमिशन, एक्स साइन थीटा T प्लस जेड कॉस थीटा T। तो ये हो गया आपके इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, दैट इज E टेंजेंशियल कंपोनेंट ET1 इज इक्वल टू ET2 और ST1 इज इक्वल टू ST2। तो अपन जो कि टेंजेंशियल कंपोनेंट है, मतलब जो प्लेन में है, तो प्लेन में क्या क्या दिख रहा है, जैसे ही ये टकराएगा तो कुछ इस तरीके से ये टकराया, ठीक है, दैट इज E इंसिडेंट। फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, सेम E रिफ्लेक्टेड, और ट्रांसमिट जो हो रहा है E ट्रांसमिटेड। तो यहां से आ गया EI प्लस ER इज इक्वल टू ET। पहला इक्वेशन क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं। दूसरे इक्वेशन में क्या है आपका, ऐश का कंपोनेंट। तो ऐश का कंपोनेंट देखते हैं। तो ऐश का कंपोनेंट पॉजिटिव कंपोनेंट जो कि प्लेन में था, क्या क्या कंपोनेंट्स थे जो कि जेड डायरेक्शन में, तो वो तो मैं डायरेक्टली इसको देख के बता सकता हूँ, इस इक्वेशन को। तो एक्स डायरेक्शन में क्या क्या कंपोनेंट्स थे, HI का देखते हैं, इसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। तो ये कंपोनेंट है माइनस कॉस थीटा ई वाला, ठीक है। HR का देखिए तो प्लस कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, ठीक है। एंड दी ST का देखिए तो माइनस कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो ये तीनों कंपोनेंट्स लिख लेते हैं अपन। तो पहला वाला कंपोनेंट क्या हो गया आपका, EI वाला, HI वाला केस, माइनस EI0 कॉस थीटा EI0 डिवाइड बाई 𝜼1 इन डायरेक्शन AS डायरेक्शन में, प्लस ER0, इसका कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स में, 𝜼1 cos थीटा R AX इज इक्वल टू -1 बाई 𝜼2
ई टी जीरो कॉस थीटा टी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, जो प्लेन में है, प्लेन का डायरेक्शन क्या है आपका, ए एक्स डायरेक्शन, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है आपका, जेड डायरेक्शन। तो जो प्लेन वाला डायरेक्शन है, जो कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इंटरफेस है, तो उसको इक्वल कर दिया। तो ये इक्वल कर दिया तो आपका क्या आ गया, यहां से आ गया, इसको सॉल्व करोगे फर्दर, अगर मैं निगेटिव को बोथ साइड कैंसिल करता हूँ तो यहाँ से आ गया ई आई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आर। ये इक्वल कर देते हैं तो कॉस थीटा को बाहर कर देते हैं, तो 1/η1 ई आई माइनस ई आर इंटू कॉस थीटा आई इज इक्वल टू 1/η2। यहाँ भी निगेटिव को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, इंटू कॉस थीटा टी। ये आ गया। क्लियर है इक्वेशन सबको? Yes, sir. टेंजेंशियल Yes, sir. कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल कर दिया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, जो कि डायरेक्ट रिलेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में क्या करोगे, जो ईटी की वैल्यू पुट करोगे तो आपको जो रिलेशन मिलेगा वो ई आई और ई आर के बीच रिलेशन मिलेगा। ठीक है, अगर आप ई आर की वैल्यू पुट करोगे तो आप ई टी और ई आई के बीच रिलेशन मिलेगा। तो आप जब इसको पुट करोगे तो फाइनल जो आपका रिलेशन निकलेगा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट परपेंडिकुलर, दैट इज नथिंग बट ई आर डिवाइड बाई ई आई, ये जब निकलेगा तो ये आएगा आपका η2 cos थीटा आई माइनस η1 cos थीटा टी डिवाइड बाई η2 cos थीटा आई प्लस η1 cos थीटा टी। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपन निकालेंगे दैट इज टाउ परपेंडिकुलर, दैट इज ई टी डिवाइड बाई ई आई 2η2 cos थीटा आई डिवाइड बाई η2 cos थीटा आई प्लस η1 cos थीटा टी। ठीक है, ये दोनों के बीच आप रिलेशन निकालोगे तो क्या निकलेगा, 1 प्लस टाउ 1 प्लस गामा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू टाई टाउ परपेंडिकुलर। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर 1 प्लस गामा कर देंगे तो आपको ये टाउ मिल जाएगा, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. ठीक है, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, क्या दोनों में डिफरेंस है, फाइनल जो कंक्लूजन है हमारा। तो हम लोगों ने दो पोलराइज्ड वेव देखा, एक तो आपका पी पोलराइज्ड और एक हो गया आपका एस पोलराइज्ड। इधर लिख रहा हूँ एस पोलराइज्ड, और इधर पी पोलराइज्ड। ठीक है, एस पोलराइज्ड में क्या देखा आपने, ऐसा समझिए कुछ सांप जैसा निकल रहा है, तो आपको मैंने बताया कि एक मीडियम वन है, जैसे मान लीजिए हम लोग देखेंगे मीडियम वन, तो ये कुछ इस तरीके से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लेन ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर होगा, ये वाला केस। और पी पोलराइज्ड केस में प्लेन में ही रहेगा, प्लेन ऑफ इंसिडेंट के प्लेन में ही रहेगा, मतलब कुछ इस तरीके से रहेगा। फिर हमने देखा ये कुछ पी की तरह दिख रहा है, क्लियर, और यहाँ से कुछ एस की तरह निकल रहा है। फिर पी पोलराइज्ड को क्या बोला, वर्टिकली पोलराइज्ड, और इसको हॉरिजॉन्टल।
फिर हमने देखा दोनों केस में हमने टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल किया, तो यहाँ पे तो आप क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, मतलब ई आई प्लस ई आर इज इक्वल टू ई टी। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर था, तो यहाँ पे क्या आता था आपका एच आई प्लस एच आर इज इक्वल टू एच टी आता था, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ इंसिडेंट्स। तो यहाँ पे एच आई प्लस एच आर इज इक्वल टू एच टी आता था। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट निकाल रहे हो, पी पोलराइज्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट निकाल रहे थे, तो क्या आता था, आप कंपोनेंट निकालते थे इक्वल करते थे, तो ई आई कॉस थीटा आई प्लस ई आर कॉस थीटा आर इज इक्वल टू ई टी कॉस थीटा टी आता था। आप क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट निकालते थे, ई आई का कंपोनेंट निकालते थे, इसलिए ई आता था, कंपोनेंट्स के फॉर्म में आता था। लेकिन यहाँ पे क्या करते थे आप, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट निकालते थे एस पोलराइज्ड में, तो उससे ही आता था आपका एच आई कॉस थीटा आई प्लस एच आर कॉस थीटा आर इज इक्वल टू एच टी कॉस थीटा टी। क्लियर है यहां तक सभी को? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करते थे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते थे, ये दोनों इक्वेशन को, ई आई को एच आई के टर्म्स में लाते थे, ई उसको सॉल्व करते थे, तो आपका दो इक्वेशन बनता था, डेट इज, एक तो इक्वेशन कैसे बनेगा, आप ई आई से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 1 प्लस गामा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू टाउ परपेंडिकुलर। ठीक है, इस इक्वेशन को आप ई आई से डिवाइड करिए, डिवाइडेड बाई ई आई कर दीजिए, तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को भी आप ई आई से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई ई आई, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, ई आई कॉस थीटा, आई से जाओ डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस गामा पैरेलल इज इक्वल टू टाउ पैरेलल इंटू कॉस थीटा टी डिवाइड बाई कॉस थीटा आई। तो ये रिलेशन था गामा और टाउ के बीच इधर, तो एक तो ये हो गया। फिर आप क्या करते थे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते थे, ई आई एच आई क्या था, ई आई डिवाइड बाई ईटा वन, इसी तरीके से एच आर क्या था, माइनस ई आर डिवाइड बाई ईटा वन, और एच टी क्या था आपका, ई टी डिवाइड बाई ईटा टू। तो जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते थे तो आपका क्या आता था, टाउ गामा गामा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ईटा टू कॉस थीटा आई माइनस ईटा वन कॉस थीटा टी डिवाइड बाई ईटा टू कॉस थीटा टी प्लस ईटा वन कॉस थीटा आई प्लस ईटा टू कॉस थीटा टी। और उस केस में क्या आता था आपका, गामा पैरेलल इज इक्वल टू ईटा टू कॉस थीटा टी माइनस ईटा वन कॉस थीटा आई डिवाइड बाई ईटा टू कॉस थीटा टी प्लस ईटा वन कॉस थीटा आई। दोनों ही केस में आप क्या देख रहे हो, दोनों ही केस में आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ईटा टू थीटा आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे ईटा टू किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस थीटा टी से मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ रहे हो इस चीज को? Yes, sir. मतलब परपेंडिकुलर से समझो कि ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, मतलब ईटा टू है तो कॉस थीटा आई है अलग अलग, लेकिन जब पैरेलल की बात करोगे तो सेम है, कॉस ईटा टू है तो मीडियम टू में थीटा टी होता है, यहाँ पे ईटा वन है तो मीडियम वन में भी कॉस थीटा आई होता है, इंसिडेंस होता है। दोनों सेम है, पैरेलल के केस में दोनों सेम है, लेकिन परपेंडिकुलर केस में अलग अलग हो गया, ईटा टू किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस थीटा आई। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉस थीटा को हम लोग सेक थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वन बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, वन वन बाई सेक थीटा। जब मैं वन बाई सेक थीटा करूंगा तो यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो परपेंडिकुलर है, गामा परपेंडिकुलर फॉर द एस पोलराइज्ड वे, परपेंडिकुलर फॉर द एस पोलराइज्ड वे, तो यहाँ पे क्या हो जाता था, गामा टू सेक थीटा टी माइनस ईटा वन सेक थीटा आई डिवाइड बाई ईटा टू सेक थीटा टी प्लस ईटा वन सेक थीटा आई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको याद करने में ये होगा
की जो परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स एस पोलराइज्ड वेव। एस पोलराइज्ड वेव और यहाँ पे एस सेक आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, सेक आ गया, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। ईटा 2 के साथ थीटा वाला टर्म मल्टीप्लाई हो गया, ईटा 1 के साथ थीटा ई वाला मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन आप जब गामा परपेंडिकुलर निकालोगे, दैट इज एस पोलराइज्ड वेव, तो यहाँ पे जो एस लिखा है, एस फॉर सेक थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो आप कन्वीनियंस के हिसाब से, मतलब आपके हिसाब से याद कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन एस पोलराइज्ड वेव एंड पी पोलराइज्ड वेव। ठीक है, अभी मतलब सॉल्व कर रहा था तो मुझे एक चीज याद आया कि जो सबसे शुरू में जो पढ़ाया था मैं, सबसे शुरू में जो एक गलती कर दिया था मैं, हाँ, तो इसमें एक्चुअली दो चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऐसा कौन सा एंगल होगा जिसमें रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ पे आपका गामा परपेंडिकुलर जो आया है, डेट इज नथिंग बट ई आर डिवाइड बाई ई आई, और यहाँ गामा पैरेलल भी ई आर डिवाइड बाई ई आई होगा। तो देखते हैं दोनों ही केस में ई आर की वैल्यू जीरो पुट करके देखते हैं, दोनों ही केस में ई आर की वैल्यू जीरो पुट करके देखते हैं क्या होता है। तो पहले केस में जब आप जीरो पुट कर रहे हो, तो डेट इज ईटा 2 कॉस थीटा टी, नहीं कॉस थीटा आई माइनस ईटा 1 कॉस थीटा टी इज इक्वल टू जीरो, पहला केस। दूसरा केस क्या होगा, ईटा 2 कॉस थीटा टी माइनस ईटा 1 कॉस थीटा आई इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें रिफ्लेक्शन जीरो होना चाहिए। तो देखते हैं दोनों केस में किसमें ब्रेविस्टर एंगल आएगा, दोनों केस में किसमें आपका ब्रेविस्टर एंगल आएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो वन बाय वन Yes. लेता हूं मैं। ठीक है, ईटा 1 दोनों ही केस में म्यू नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन 1 होगा, और ईटा 2 जो होगा रूट ओवर म्यू नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन 2 होगा, दोनों ही केस में। दोनों ही केस में हम जानते हैं रूट ओवर एप्सिलॉन 1 साइन थीटा आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 साइन थीटा टी, दोनों ही केस में ये होना है। क्लियर है? ये कहां से आया आपका, स्नेल्स लॉ से आया है, लॉ से आया। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं। तो आप पुट करके देखिए, तो यहां से जो आपका गामा एस डेट इज गामा परपेंडिकुलर, ये आएगा आपका रूट ओवर एप्सिलॉन 1 कॉस थीटा इंसिडेंस माइनस रूट ओवर एप्सिलॉन 2 कॉस थीटा टी डिवाइड बाई रूट ओवर ईटा 1 की वैल्यू पुट कर दिया, तो ईटा 1 इधर मल्टीप्लाई हो गया, अब जस्ट अपोजिट ईटा 1 मल्टीप्लाई हो गया, तो ईटा 1 कॉस थीटा आई प्लस ईटा 2 कॉस थीटा टी हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया है, ईटा 1 की वैल्यू पुट की बस, और कुछ नहीं किया, ईटा 1 ईटा 2 की वैल्यू, तो ऐसा हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, रूट ओवर एप्सिलॉन 1 कॉस थीटा आई माइनस, मैं क्या कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ थीटा ही ला रहा हूँ, तो यहाँ से आ गया कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, का रूट ओवर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 2 साइन स्क्वायर थीटा आई, तो ये आ गया स्नेल्स लॉ से। ये जो कंपोनेंट लिखा हूँ मैं स्नेल्स लॉ से लिखा हूँ। ठीक है, कॉस थीटा टी इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा आई, तो ये स्नेल्स लॉ से आएगा, तो ये आ गया डिवाइड बाई सेम फैक्टर साइन स्क्वायर थीटा आई। अब हम लोग इसको जीरो करके देखते हैं, तो जो आप इसको जीरो करोगे, इसको जीरो करके देखते हैं फॉर द केस ऑफ गामा पैरेलल, तो जीरो करके देखिए, रूट ओवर एप्सिलॉन 1 cos थीटा आई इज इक्वल टू रूट ओवर एप्सिलॉन 2 रूट ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा आई। ठीक,
ये जीरो तभी होगा जब ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें ये इक्वल कब होगा, तो आप क्या देख रहे हो, ये इक्वल तभी हो सकता है जब आपका एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 होगा। ये तभी इक्वल हो सकता है जब गामा पैरेलल या सॉरी गामा एस पोलराइज्ड वेव या फिर गामा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू जीरो तभी होगा जब ईटा एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 होगा। अगर आप लोग एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 कर दोगे, एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 कर दोगे, तो मीडियम ही सेम हो जाएगा, मतलब कोई डिफरेंट मीडियम रहा ही नहीं। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। मतलब कहने का मतलब गामा एस इज इक्वल टू जीरो होना या फिर गामा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू जीरो होना, इट इज इम्पॉसिबल। बिकॉज अगर एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 करते हो तो मीडियम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कोई डिफरेंट मीडियम रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो गामा पैरेलल जीरो नहीं हो सकता। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब इसमें ब्रेविस्टर एंगल नहीं निकल सकता, थीटा भी जो है नहीं निकल सकता। क्लियर है? मतलब Yes. रिफ्लेक्शन, इसमें रिफ्लेक्शन ऐसा कोई भी केस नहीं होगा कि जिसमें आपका रिफ्लेक्शन हो। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जीरो रिफ्लेक्शन, कोई भी रिफ्लेक्शन ना हो, या फिर कंप्लीट ट्रांसमिशन, पूरा पूरा ट्रांसमिट हो जाए, कंप्लीट ट्रांसमिशन कैन नॉट अकर फॉर एस पोलराइज्ड वेव, फॉर एस पोलराइज्ड वेव। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. और हम लोग गामा पी पोलराइज्ड वेव का निकाल चुके हैं। तो पी पोलराइज्ड वेव का गामा हम लोग जब निकाले थे तो क्या आया था पी पोलराइज्ड वेव के लिए, हम लोगों ने अभी जस्ट पहले निकाला था पी पोलराइज्ड वेव के लिए, जब हम लोगों ने निकाला था क्या आया था आपका, tan थीटा बी इज इक्वल टू रूट ओवर एप्सिलॉन 2 बाई डिवाइड बाई एप्सिलॉन। ये बस बताना चाह रहा था मैं। तो एस पोलराइज्ड वेव के लिए आपका वेव रिफ्लेक्ट हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं। लेकिन जब पी पोलराइज्ड वेव की बात करोगे, अगर आप थीटा बी एंगल से स्ट्राइक किए, थीटा बी एंगल से स्ट्राइक किए, और थीटा बी जो होगा दैट इज tan इनवर्स रूट ओवर एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन 1 होगा, इस एंगल के साथ स्ट्राइक करोगे तो आपका क्या होगा, रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है? इस एंगल से आपका जीरो रिफ्लेक्शन और कंप्लीट कंप्लीट ट्रांसमिशन, कंप्लीट ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा और ट्रांसमिशन हो जाएगा, कंप्लीट ट्रांसमिशन ऑफ द वेव हो जाएगा अगर आप थीटा बी एंगल से स्ट्राइक करते हो। लेकिन अगर पी पोलराइज्ड वेव एस पोलराइज्ड वेव के केस में आप देखें तो उसमें जीरो रिफ्लेक्शन एंड कंप्लीट ट्रांसमिशन कैन नॉट पॉसिबल। उस केस में ऐसा आप किसी भी एंगल से स्ट्राइक कीजिए, आपका रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो इतना तो थ्योरी पार्ट हो गया। अब एक आध क्वेश्चन करके देख लेते हैं अभी, और क्या है। तो क्वेश्चन कर लोगे कि कराऊं? सर क्वेश्चंस दे दो, हम लोग ट्राई कर लेंगे बाद में। हम्म। तो मैं कैसे ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। एक क्वेश्चन देख लेते हैं ऊपर ऊपर से। क्वेश्चन ये 9.10 है। यूनिफॉर्म वेव इन एयर विथ E इज इक्वल टू
8 cos, क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन तो मैं करा, ठीक है चलो, 8 cos ओमेगा टी माइनस 4x माइनस 3z ay वोल्ट पर मीटर इज इंसिडेंट ऑन डाइलेक्ट्रिक slab z greater than equal to 0 with mu r is equal to 1, epsilon is equal to 2.5 and sigma is equal to 0. Find a the polarization of the wave, the polarization of the wave, b the angle of incidence, c जो है the reflected electric field, the reflected E field, और जो d है the transmitted H field. क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? तो आप क्या देख रहे हो, क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कंपोनेंट ए वाई डायरेक्शन में। एक तो चीज क्लियर हो, हम लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये पी पोलराइज्ड वेव है कि एस पोलराइज्ड वेव है। दूसरी बात देखते हैं कि जो डायलेक्ट्रिक स्लैब है दैट इज जो जेड इज इक्वल टू 0 प्लेन में है, ठीक है, इंसिडेंट ऑन दी डायलेक्ट्रिक स्लैब फॉर जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपका ये दिया हुआ है म्यू आर, एप्सिलॉन आर और सिग्मा 0 दिया। डायलेक्ट्रिक में वैसे भी सिग्मा 0 होता है, तो ऐसे ही दे दिया। क्लियर हो रहा है? तो आप क्या देख रहे हो कि आपका जो वेव है ये डायलेक्ट्रिक स्लैब हो गया। बताओ क्या क्या लग रहा है आप लोग को, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या लग रहा है आप लोग को? इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा हुआ है, -4x एंड -3z। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिधर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और इधर z की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्योंकि -4x -3z का मतलब जिधर x की वैल्यू इंक्रीज हो और जिधर z की वैल्यू इंक्रीज हो। x की वैल्यू 4 गुना इंक्रीज हो तो z की वैल्यू 3 गुना इंक्रीज हो, उस डायरेक्शन में आपका मूवमेंट हो रहा है। एक चीज तो क्लियर हो गया, कंपोनेंट उसका वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं इस चीज को अगर देखें तो अगर मान लीजिए मैं इधर एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर जेड एक्सिस ले लेता हूँ, तो जो मेरा स्ट्राइक कर रहा है, जो मेरा वेव मान लीजिए नॉर्मल, तो ये जो मैं स्ट्राइक कर रहा है वेव, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट मेरा मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं पॉइंट 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 किसका हो गया, आपका एक्स का हो गया, और जेड का 3 हो गया, 1 2 3। तो यहाँ कहीं पे वो मेरा वेव ऐसा कुछ स्ट्राइक करेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? और जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू मतलब वाई डायरेक्शन है, मतलब कुछ इस तरीके से है। क्लियर है ई आई की वैल्यू? यस सर। ठीक है। अब बोल रहा है कि यूनिफॉर्म प्लेन वेव इन एयर, तो एयर में स्ट्राइक कर रहा है, डेट मीन्स यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और फिर बोलता है कि इंसिडेंट हुआ ऑन जेड इज इक्वल टू जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लेन में, और फॉर जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला इस तरफ, इधर तो जेड लेस देन 0 हो गया, और इधर जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बोलता है कि यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू 1 है, यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2.5 है, ठीक है, सिग्मा 0 मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये ऐसा ऐसा सिनेरियो है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मूवमेंट क्या दिख रहा है आपको। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 8 cos ओमेगा टी माइनस 4x प्लस सॉरी माइनस 3z ए वाई वोल्ट पर मीटर। तो आप क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ए वाई डायरेक्शन में। तो आप ये देखिए, मैं बाहर की तरफ, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आपके स्क्रीन के बाहर की तरफ जा रहा है, तो ए वाई। फिर आप देख रहे हो मोमेंट क्या है, पॉजिटिव एक्स में है, दैट इज 4x पॉजिटिव एक्स, और ये पॉजिटिव
जेड डायरेक्शन में। तो वही दिख रहा है आपको, जब आप इधर जा रहे हो, जब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन देख रहे हो, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो जा रहा है इस डायरेक्शन में, जब आप जा रहे हो तो जेड कंपोनेंट भी इंक्रीज हो रहा है और एक्स कंपोनेंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो डायग्राम है वो सही है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है। तो आप क्या आपको पूछता है कि पोलराइजेशन ऑफ द वेव निकालिए। तो टोटल पोलराइजेशन जो बीटा हो गया फिर के हो गया, दैट इज के आई इज इक्वल टू 4ax प्लस 3az। अगर आप के की बात करेंगे, टोटल के दैट इज रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 5। तो यहाँ से आ गया बीटा या फिर के एक ही चीज है, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन। ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो 5 इज इक्वल टू ओमेगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और यहाँ पे एयर में स्ट्राइक कर रहा है, डेट मीन्स एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होगी। ठीक है। तो आप जानते हो यहाँ से ओमेगा आ गया, डेट इज 5 डिवाइड बाई रूट ओवर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग जानते हैं 5 इंटू रूट ओवर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट क्या होता है आपका 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो मैं इसको 5 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 लिख रहा हूँ। तो यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, दैट इज 15 इंटू 10 टू द पावर 8 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन के टर्म्स में। फ्रीक्वेंसी अगर टर्म्स निकालोगे तो 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाई 2 पाई आपका पर सेकेंड, ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो इस फ्रीक्वेंसी के साथ स्ट्राइक कर रहा है। क्लियर है? यस सर। तो आपको टोटल पोलराइजेशन क्या, आप क्वेश्चन में पहला पार्ट में लिखा है टोटल पोलराइजेशन, तो टोटल पोलराइजेशन क्या होगा 5 होगा, दैट इज रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज द पोलराइजेशन। आप क्या बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकाल सकते हो? इस इक्वेशन से डायरेक्टली निकाल सकते हो, या फिर जैसे मैंने ये पॉइंट डिसाइड किया। ये पॉइंट कैसे डिसाइड किया मैंने, कि 4 पॉइंट हो गए जेड डायरेक्शन में और 3 पॉइंट क्या हो गए आपके एक्स डायरेक्शन में। क्यों? अरे अच्छा, उल्टा कर दिया मैंने, ये ऐसा नहीं है। 4 पॉइंट आपके एक्स डायरेक्शन में है और 3 पॉइंट्स आपके जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपका कुछ 4,3 आएगा। ठीक है। तो ये एंगल निकालना है, दैट इज थीटा आई। थीटा आई क्या हो सकता है? थीटा आई क्या देख रहे हो आपका, इधर वाला जो है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है, और ये वाला सॉरी ये डायरेक्शन एक्स जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है, और इधर एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है। तो आप क्या देख रहे हो, अगर हम लोग बात करें बेस की बात करें, तो बेस क्या दिख रहा है, जेड वाला दिख रहा है। बेस क्या दिख रहा है, जेड वाला। और जो परपेंडिकुलर दिख रहा है, जो कि यहाँ पे एक्स है, डेट इज एक्स डायरेक्शन प्रोपोगेशन। तो आप क्या देख रहे हो, डेट इज टोटल के आई, एक तो एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट प्लस जेड डायरेक्शन कंपोनेंट, कुछ इस तरीके से है, जो कि आपका 4ax प्लस 3az है। तो आप क्या देख रहे हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्रोपगेशन फैक्टर है वो विद द फैक्टर ऑफ 4, और इधर कितना फैक्टर से चेंज हो रहा है, विद द फैक्टर ऑफ 3। तो यहां से आ गया tan इनवर्स या फिर tan थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में के आई एक्स है और बेस डायरेक्शन में के आई जेड है, डेट मीन्स ये आ गया आपका tan थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3। तो थीटा इज इक्वल टू इंसिडेंस इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 डिवाइड बाई 3। तो ये एंगल आ गया आपका इंसिडेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू 53.13 डिग्री। क्लियर है, सबको पता है 4/3 tan 4/3 क्या होता है, 53 डिग्री। तो 53 डिग्री से क्या क्या आ रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। क्लियर है? यस यस सर। सर। अब बताओ के आर क्या हो सकता है। तो के आर में हम लोग क्या देख रहे हैं, के आई जो दिख रहे हैं
उसमें 4ax प्लस 3az दिख रहा है। ठीक है, तो क्या जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो आप क्या देख रहे हो, एक्स एक्सिस अभी भी बढ़ रहा है, एक्स का डायरेक्शन इधर है तो एक्स तो अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन जेड डिक्रीज हो रहा है। इसके कंपोनेंट्स को देखिए तो जेड डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्स तो अभी भी बढ़ रहा है। तो डेट मीन्स जब आप के आर देखोगे तो रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्टेड वो होगा पोलराइजेशन वेक्टर जो होगा, रिफ्लेक्टेड पोलराइजेशन वेक्टर जो होगा वो 4ax माइनस 3az होगा। क्लियर हो रहा है ये चीज? यस सर। क्यों होगा 4ax और 3az क्यों होगा? क्योंकि एंगल सेम रहता है, थीटा आई और थीटा आर सेम होता है, तो उनके जो कंपोनेंट्स होंगे डेट इज के आई एक्स और के आई जेड भी क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन चूंकि जेड डिक्रीज कर रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस 3az लिख दिया, तो यहाँ से के आर आ गया 4ax माइनस 3z। तो अगर आप रिफ्लेक्टेड एंगल भी निकालोगे तो सेम आएगा, डेट इज tan इनवर्स 4 बाई, या -3/4 भी निकालोगे, सॉरी -4/3 भी निकालोगे तो एंगल उतना ही आएगा 53.13 डिग्री। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थीटा टी कैसे निकाल सकते हो आप लोग, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, डेट इज √/ε1 sin थीटा आई इज इक्वल टू √/ε2 sin थीटा टी। तो sin थीटा आई की वैल्यू आपको पता है, sin थीटा आई क्या की वैल्यू आपको पता है, तो डेट मीन्स यहाँ से आ गया sin थीटा टी इज इक्वल टू √/ε1 डिवाइड बाय √/ε2 sin थीटा आई। ठीक है, तो बताओ कितना है, ε1 की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू √2.5 है। साइन थीटा आई की वैल्यू कितनी है, 53.13 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा आपका साइन थीटा टी, इनवर्स निकालोगे कैलकुलेटर से तो 30.39 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, थीटा आई थीटा टी एंड थीटा आर कैसे निकालते हैं? यस सर। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये पी पोलराइज्ड वेव है कि एस पोलराइज्ड वेव, ये पॉइंट आता है। तो आप क्या देख रहे हो, आप डायरेक्टली बता सकते हो कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो वाई डायरेक्शन में, डेट इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो हमने बताया था कि जब परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ इंसिडेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन, तो वो क्या होगा, पी पोलराइज्ड वेव होगा कि एस पोलराइज्ड वेव होगा, बताओ? एस पोलराइज्ड। एस पोलराइज्ड होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ सांप जैसा आ रहा है, तो एस पोलराइज्ड वेव। तो एस पोलराइज्ड वेव डेट इज परपेंडिकुलर पोलराइज्ड। ठीक है, तो आपका क्या निकलेगा यहाँ पे, एक तो गामा परपेंडिकुलर निकलेगा या फिर टाउ परपेंडिकुलर निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग गामा परपेंडिकुलर में जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आया, फिर ऐसा वापस ऐसा जाएगा और फिर ऐसा ट्रांसमिट होगा, मतलब ई आई प्लस ई आर इज इक्वल टू ई टी। तो अगर आप ई आई से डिवाइड कर दोगे बोथ इक्वेशंस को, तो यहाँ पे 1 प्लस गामा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू टाई परपेंडिकुलर, ये हमने सीखा था। और हमने ये देखा था कि परपेंडिकुलर के केस में डेट इज एस पोलराइज्ड वेव, तो मैंने सेक थीटा आपको याद दिलाने के लिए क्या किया था, सेक थीटा। तो ईटा टू के साथ क्या आएगा, कॉस थीटा थीटा टी ही आएगा, ईटा टू मीडियम मीडियम टू में थीटा टी ट्रांसमिशन, लेकिन यहाँ पे सेक के साथ आ जाएगा, तो सेक कॉस टी माइनस ईटा वन सेक कॉस सॉरी सेक थीटा आई डिवाइड बाई ईटा टू सेक थीटा टी प्लस ईटा वन सेक थीटा आई। या तो इस तरीके से याद कर सकते हो, या परपेंडिकुलर है तो दोनों अलग अलग है, यहाँ अगर यहाँ पे ईटा टू है तो यहाँ पे कॉस थीटा आई आएगा, तो ईटा टू इंटू कॉस थीटा आई। ठीक है, दोनों अलग अलग परपेंडिकुलर है, तो माइनस ईटा वन कॉस थीटा टी डिवाइड बाई, दोनों को प्लस कर दीजिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ, दोनों को प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये ऐसा भी याद कर सकते, सारे वैल्यूज पुट करोगे आपके पास थीटा आई थीटा टी सारे वैल्यूज निकल चुके हैं। आपने स्नेल्स लॉ अप्लाई करके थीटा टी भी निकाल लिया है, सारे वैल्यू पुट करके मैं नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो गामा परपेंडिकुलर जो आएगा वो -0.3898। ठीक है, 1 प्लस गामा करोगे तो टाउ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ई आर आ गया, डेट मीन्स ई आर जो आ गया डेट इज गामा परपेंडिकुलर इनटू ई आई। तो ई आई को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से आ गया -3.112 कॉस, सी की वैल्यू आप जानते हो 5 इंटू बीटा की वैल्यू
सॉरी ओमेगा की वैल्यू ओमेगा टी दैट मीन्स 15 टू 10 टू द पावर 8 इंटू टी माइनस 4x प्लस प्लस 3z लिख रहा हूँ। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। प्लस 3z क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि निगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट है, तो प्लस 3z। कंपोनेंट सेम रहेगा ए वाई डायरेक्शन में, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। फिर आपको ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे करोगे? टाउ निकाल लीजिए। तो एक क्या है, क्या तरीका है, 1 प्लस गामा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू टाउ परपेंडिकुलर, दोनों को प्लस कर दीजिए तो 1 क्या आया था यहाँ पे माइनस के साथ 0 पॉइंट क्या था 0.389 इज इक्वल टू टाउ परपेंडिकुलर। तो टाउ परपेंडिकुलर जो आ गया यहाँ से 0.611। ठीक है, तो यहाँ से आगे टाउ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ई ट्रांसमिटेड डिवाइड बाई ई इंसिडेंट। इंसिडेंट आपको पता है, तो ई ट्रांसमिटेड आ गया आपका टाउ परपेंडिकुलर इनटू द ई इंसिडेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4.88 cos 15 टेंस पर 8। मूवमेंट वही रहेगा जिधर x की वैल्यू बढ़ रही है, जिधर z की वैल्यू बढ़ रही है। क्लियर हो रहा है? लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि यहाँ पे क्या फैक्टर आना है, इंटू जेड ए वाई। तो ये फैक्टर क्या आएगा, इससे निकलेगा आपका tan इनवर्स एक्स डायरेक्शन मूवमेंट। इसको समझिए कि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, सॉरी एंगल ऑफ ट्रांसमिशन कितना है। तो आप क्या देख रहे हो, जो ट्रांसमिटेड एंगल है वो ये दोनों कंपोनेंट्स का इनवर्स होना चाहिए। दैट मीन्स tan इनवर्स, अगर यहाँ पे देखें तो ये x का मोमेंट हो गया, इधर z का मोमेंट हो गया, तो यहाँ पे k x डिवाइड बाई के जेड, ये कितना होना चाहिए, ये आपका इक्वल होना चाहिए। हमने जो रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड एंगल जो निकाला है दैट इज 30.69 डिग्री। तो जब आप इसको निकालोगे तो अगर मैं x को 4 ले रहा हूँ दैट मीन्स tan इनवर्स 4 डिवाइड बाई के टी इज इक्वल टू 30.69 डिग्री लिया, तो यहां से आ जाएगा आपका के टी जो आएगा दैट इज 6.819, दैट इज डायरेक्शन जो मोमेंट है के जेड। तो ये आ गया यहाँ पे 6.819। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ का क्लियर है सभी को? ये यस चीज सर। क्लियर हुआ है ना? बस और क्या हो गया फाइनल। एच आर एच टी निकाल लो, तो एच टी नथिंग बट, तो एच टी निकाल लोगे, ई आपको पता है तो आप एच टी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, पहले मैं ई लिख लेता हूँ। ई जो आया है 4.88 cos 15 टेंस पर 8 t माइनस 4x माइनस 6.189819 जेड ए वाई। ठीक है, आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्वेश्चन आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई ईटा 2। ईटा 2 से डिवाइड कीजिए। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट क्या होगा। दैट मीन्स ई क्रॉस एच इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पे पी का क्या, एच का क्या हो गया, दैट इज ई एच एंड पी। तो एच इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ठीक है, पी का डायरेक्शन आपको पता है दैट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दैट मीन्स ए एक्स पॉजिटिव ए एक्स एंड पॉजिटिव ए जेड विद द फैक्टर 4 ए एक्स प्लस 6.189 ए जेड क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है आपका, कंपोनेंट किधर है, ए वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ से आ गया 4 ए एक्स क्रॉस ए वाई, कितना आ गया 4 ए जेड प्लस 6.819 ए जेड क्रॉस ए वाई माइनस ए एक्स के साथ, तो माइनस ए एक्स।
डिवाइड बाय रूट ओवर यूनिट वेक्टर, तो 4 स्क्वायर माइनस प्लस 6.819 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो फाइनली जो आप डिवाइड करोगे और इसको जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली ये करूं कि नहीं करूं, बताओ कि कर लोगे। आपको मैंने बताया था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट यहाँ पे ए वाई जा रहा है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, जो मैग्नेटिक फील्ड भी निकालोगे यहाँ भी क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होना चाहिए, और क्वेश्चन मैंने कराया था। ठीक है, तो फाइनली जो आएगा आपका 4.88 cos 15 into 10⁸ t minus 4x minus 6.819 z इंटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया आपका, अभी हमने निकाला 4ax प्लस क्या निकाला यूनिट वेक्टर, दैट इज 4az माइनस 6.819। तो 4az माइनस 6.189 az डिवाइड बाई द मैग्नीट्यूड, दैट इज द यूनिट वेक्टर। ये आपका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस फाइनली जो आ जाएगा h इज इक्वल टू माइनस 17.69 ax प्लस 10.37 az cos, सेम फैक्टर लिख लेना। क्लियर है? इतना बड़ा क्वेश्चन बनेगा ऑब्लिक इंसिडेंस का, तो कर लोगे फिर? यस सर। कर लोगे ना? ठीक है, यहीं तक रखते हैं।